Bismillahirrahmanirrahim. Physics first year, National Book Foundation, chapter number 8. The topic name is the Gauge laws. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझ आएंगे तो यहाँ से आगे बातें हम स्टार्ट कर सकेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक ही है, बट ये है कि ये उसकी बेस है बेसिकली। ये ना समझ आई तो फिर हम वो भी नहीं कर सकेंगे। द गेज लॉज होता क्या है, लिखिएगा। अ सेट ऑफ लॉज that describes physical relations between pressure, temperature, volume and amount of a gas. याद रखिएगा, किसी भी गैस के लिए ये चारों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों फैक्टर का होना गैस में बहुत ज्यादा लाजमी है। इन चारों फैक्टर्स का होना, क्या दिया तुमने, लिखो ना। इन चारों फैक्टर का होना गैस में बहुत ज्यादा लाजमी है। तो डेफिनेशन लिखता है, सेट ऑफ लॉज दैट डिस्क्राइब फिजिकल रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, टेम्परेचर, आपके पास प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ अ गैस। ये याद रखिएगा कि दो चीजों को हम कांस्टेंट रख के दो चीजों के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हम कभी टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे। कभी हम कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में आपको याद हो तो आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। वो बेसिकली इसी की कड़ी थी। वो आपने वहां उतने से ही पढ़े और उसके बाद आपने नहीं देखा कि उसमें उनका बनता क्या था। तो बेसिकली जो गैस लॉज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गैस का रिलेशन या किसी भी गैस का बिहेवियर जानने के लिए, आया कि वो गैस आइडियल है या नहीं है, रियल है या नहीं है, उस गैस का बिहेवियर कैसा है, एक चीज इंक्रीज करने से दूसरी चीज में क्या फर्क पड़ता है, एक चीज वॉल्यूम डिक्रीज करने से टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये समझ आ गई तो फिर आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आ जाएगा। उसके बगैर थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ आएगा। समझें, गौर करें। सबसे जो पहला लॉ है हमारे पास वो क्या है, बॉयल्स लॉ। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट लॉ है बॉयल्स लॉ। क्या लिखता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर is inversely proportional to volume when temperature and amount of a gas kept constant। ये चीजें यहाँ से उतार लें, ज्यादा बेहतर है। किताब में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो आपने चीजें तैयार नहीं करनी। जिस तरह समझाऊंगा कोशिश करें कि ऐसे ही तैयार करें। ठीक हो गया। कहता है प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ अ गैस केप्ट कांस्टेंट। मेरी बात पे समझिएगा, गौर कीजिएगा। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर एग्जर्ट किया हुआ है, प्रेशर की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड कर दी और इसके बीच में आपके पास गैस के पार्टिकल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद है। समझिएगा, गौर कीजिएगा बच्चे। और ये सारा यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं वॉल्यूम V1, इसको मैं P1 का नाम दे देता हूं। क्या होगा, मेरी बात पे जरा गौर करें। जब मैं यहां से मूवेबल पिस्टन की मदद से प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, क्या करूंगा, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते मैंने इसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते ये पिस्टन मैंने उठा के यहाँ पे ले आया। अब जो इसके बीच में गैस पार्टिकल्स मौजूद थे या गैस मॉलिक्यूल मौजूद थे, वो क्या हो गए, आपस में सुकड़ गए। तो वो कहा, वो सारे छोटे 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 करके ना एक दूसरे के साथ वो इधर ही रहे। लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद थी कि मैंने गैस पार्टिकल्स को दबा के मर्ज कर दिया, आपस में एक दूसरे के साथ सैंडविच कर दिया। और ये पिस्टन को जो आपके पास मूवेबल पिस्टन था उस पर प्रेशर एग्जर्ट करके इस प्रेशर को मैंने नाम दे दिया P2 का। और अब जो नया वॉल्यूम मेरे पास आ गया इसको मैंने नाम का दे दिया V2 का। आपने देखा होगा कि गैस भरने वाला क्या करता है, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा होता है
ठीक है, और आपके घरेलू जो सिलेंडर फॉर एग्जाम्पल अगर वो 11 किलो का है तो उसमें 1 किलो तो गैस पड़ सकती है, 2 किलो तो पड़ सकती है, लेकिन 11 किलो वाले में 12 किलो नहीं पड़ सकती, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी गैस ले सकता है। लेकिन अगर हम क्या करें, 11 किलो वाले में 5 किलो गैस डाले तो वो ढल जाएगी, लेकिन उसके 5 किलो के जो आपको गैस पार्ट मॉलिक्यूल्स है वो क्यों उधर पड़ा होगा, क्यों उधर पड़ा होगा, क्यों गैस के बीच में वो याशी मारे होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपेंड नहीं हुए हुए होंगे। लेकिन जब उनके फोर्स लगाई जाएगी, उनको किसी छोटे सिलेंडर में डाला जाएगा जिस सिलेंडर का एरिया बहुत कम था, तो फिर आपस में वो सोकड़ के ऐसी तरह बैठ जाएंगे। आपको याद हो सर्दियों में हम लोग क्या कहते हैं यार कि घरेलू जो गैस के सिलेंडर होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, बट वो असल में खत्म नहीं होते। सर्दियों की वजह से क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स जो है ना जाके बॉटम पे बेंड डाउन हो जाती है, तो फिर उसको हम थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो गैस के पार्टिकल दोबारा वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं और ऊपर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? तो अब इसने क्या कहा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, हम K लगाएंगे। K बेसिकली कांस्टेंट है हमारे पास, जहां पे कोई काम नहीं आता K काम आता है। ठीक है, K की क्या वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, P वीक है, P वीक है। इट इज कॉल्ड बॉयज लॉ, इसको बॉयज लॉ कहा जाता है। ठीक हो गया। अब मैं अगर जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स के बारे में लिखिएगा। लेट वी हैव टू कंटेनर्स। फर्ज करते हैं हमारे पास दो कंटेनर मौजूद है। फर्स्ट है प्रेशर P1, पहले का जो प्रेशर है वो क्या है P1, एंड आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम V1। ठीक है जी। फिर फर्स्ट कंटेनर इट हैज अ मूवेबल पिस्टन, इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ, और वो पिस्टन प्रेशर करके इस पे जोर लगा के गैस मॉलिक्यूल्स को आपस में एक्सपेंड कर देता है। इट हैज अ मूवेबल पिस्टन। आफ्टर प्रेसिंग या आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर P2, इट हैज न्यू वॉल्यूम, इसका नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास V2, इसका नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा। और ये याद रखिएगा, बहुत काम की बात है। बेसिकली आपके पास जो P1 V1 है ना, वो बराबर किसके होगा, P2 V2 के। सर देखें, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम, मतलब जो मेरा वॉल्यूम है वो कम हुआ है, लेकिन ये तो नहीं होगा कि गैस के मॉलिक्यूल भी गायब हो गए। जितनी गैस इसमें अगर 2 किलो मौजूद थी तो इसमें भी वही 2 किलो गैस मौजूद है, गैस खत्म नहीं हुई। इसका मतलब ये कि प्रेशर P1 V1 जो इसका आपके पास कंटेनर का प्रेशर और वॉल्यूम है वो इसके प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वल होगा। हम फर्ज करते हैं कि पहला प्रेशर मेरे पास कितना था 5, और वॉल्यूम मेरे पास कितना था 2, तो जो नया प्रेशर मेरे पास, जो मैंने नई प्रेशर लगा के उस पर लगाया, वो मेरे पास कितना आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2, और नया वॉल्यूम मेरे पास कितना आ गया 5, तो 5 2 10, 10 बराबर आ जाएगा किसके, 10 के। ये बराबर आना चाहिए। अगर इसमें 2 किलो गैस मौजूद थी तो यहाँ भी गैस 2 किलो ही है, गैस पार्टिकल एक्सपेंड हुए हैं, कहीं गायब होके कहीं भी नहीं गए। तो बायस ने यही बात बोली थी सादी की, उसने सादी सी बात बोल के समझाना चाहा कि बेसिकली जो आपके पास प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा, जितना प्रेशर बढ़ाते कम करते जाएंगे वॉल्यूम उतना। मैं यहाँ से गैस, ये मूवेबल पिस्टन है, इसको मैं दोबारा उठा के ऊपर लेके आता जाऊंगा, गैस मॉलिक्यूल फिर इधर उधर आपस में बिखरना शुरू, जिग-जैग मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है, आपस में फिर बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो बायस ने हमें यही बात समझानी चाहिए। हमारे पास पहला रिलेशन क्या आया, याद रखिएगा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये साइड पे लिख लें, बाकी चीजें मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई मसला, बल्कि सॉरी एक चीज रह गई है, इसके साथ आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप लाजमी बनाएं, आपकी बुक बना रही है, और आपने ग्राफ बना के उसका बिहेवियर शो करके बताना है, ठीक है, कि फर्क क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये P1 है और ये क्या है P2, ये आपके पास V1 है और ये आपके पास कितना है, ये V1 है और इसको आप नाम देते हैं V2। सुनिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अभी यहां से यहां पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और यहां से यहां पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया, मेरी बात पे गौर करें, बल्कि इसको V1 और V2 करें, ये V1 और ये V2। पहले आपके पास क्या था, प्रेशर जब P1 था तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे कहीं मौजूद था,
ये आपने प्रेशर के साथ ये कर दें। अब आपके पास जब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, P2 आपके पास यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑलरेडी क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर आपके पास वो उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे कहीं आएगी, ऐसे ही है ये पोजीशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये कर्व शेप शो करेगा। इट इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, कि हमारे पास एक क्वांटिटी क्या किया हमने, एक क्वांटिटी को प्रेशर, जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसका मतलब ही यही कि एक चीज कम हो दूसरी बढ़ जाए, एक बढ़े दूसरी कम हो जाए, ठीक हो गया। ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, ये आपने ग्राफ बनाना है लाजमी, बच्चे ग्राफ उसको लाजमी बना के बताना है, ठीक हो गया। यहां तक ये चीजें होगी, इसको मैं अरेज करने जा रहा हूँ, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको मैं अरेज करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा चार्ल्स लॉ है, चीजें समझेंगे बच्चे, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है बट मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज एक दफा बता देते हैं उसको दोबारा ना लिखा जाए, ठीक हो गया। चार्ल्स लॉ में बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ के बारे में क्या लिखिएगा, चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to temperature when pressure and amount of a gas kept constant। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, जब क्या करेंगे, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को, ये लाजमी बात लिखनी है, दो चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, व्हेन प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ अ गैस केप्ट कांस्टेंट। मैंने आपको बताया मेरे पास पहला कंटेनर था, उसमें गैस मॉलिक्यूल ऐसे 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 यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। मैंने इसको प्रेशर लगा के इस पिस्टन को मैंने डाउन किया, जब पिस्टन डाउन करके प्रेशर ये यहाँ पे आ गया तो गैस मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे ही है, गैस मॉलिक्यूल सुखड़ जाएंगे। आपको याद हो मैंने आपको भी बताया है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं ना, सर्दियों में क्या होता है, गैस बेसिकली, गैस के पार्टिकल बेंड डाउन हो जाते हैं, नीचे जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जुड़ जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, गैस को गर्म करते हैं थोड़ा सा, तो फिर ऑलरेडी क्या होता है, गैस पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल के दरमियान वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ने से वो कोई इस वॉल कंटेनर टकरा रहा है, कोई इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहा है, मतलब कोई इस सेंटर की वॉल के साथ टकराता है, कोई साइड पर टकराता है, ऊपर नीचे टकराने से फिर वो जान आती है और प्रेशर उनका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और ऊपर से गैस मॉलिक्यूल बाहर होना। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। चार्ल्स ने क्या कहा था कि वॉल्यूम किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। सर फिर प्रेशर वाला फैक्टर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को दोनों को कांस्टेंट रख के हमें चार्ल्स ने क्या बताया था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, तो यहां से आपके पास के किसके इक्वल हो जाएगा, वी बाय टी, के इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाय। तो यही बात कि इधर का हमारे पास जो टेम्परेचर है इसका क्या नाम है T1 और इसके टेम्परेचर का क्या नाम है T2, तो बेसिकली मेरे पास जो रिलेशन आ गया वो क्या आया, V बाय टी। तो मैं लिख सकता हूँ V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय, यहाँ भी वही जो मैंने एग्जांपल बताई थी कि वी हैव टू कंटेनर्स, पहले का प्रेशर इतना, फिर हमने ये लिखनी, वही उस एग्जांपल को लिख लें कि फर्स्ट कंटेनर का मेरे पास टेम्परेचर कितना है T1 और दूसरे कंटेनर का टेम्परेचर कितना है T2, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया तो वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ जाता है, ठीक हो गया। तो V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय, अगर इसका आंसर 5 है तो इसका आंसर भी 5 आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस ना तो ज्यादा हुई ना तो गैस कम हुई, गैस उतनी ही थी जितनी उसमें उस पूरे कंटेनर में मौजूद थी, उस पूरे गैस में मौजूद थी। गैस ने बढ़ना नहीं है, गैस ने कम होना, बट इनका आपस में रिलेशन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाती, कम नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। और आखिर में इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा, इसकी कर्व आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जब एक चीज इंक्रीज हो तो उसके लिए आपके पास इस जगह पे आप टेम्परेचर ले लें T1 T2, यहाँ पे आप वॉल्यूम ले लें V1 V2, तो इसका टेम्परेचर आप, इसका जो ग्राफ है
वो आपके पास अप साइड पे एक स्ट्रेट कर्व बनेगी। ठीक हो गया। पहला हमने पढ़ा बॉयज लॉ, उसने कहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। दूसरा हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, उसने कहा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तीसरा एक और लॉ है जिसका नाम हमारे पास गे लुजेक लॉ है। ठीक है, गे लुजेक लॉ, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉ है। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन में तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका नाम आपके पास क्या है? गे लुजेक लॉ। ठीक है, ये लिखता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, लिखिएगा गे लुजेक लॉ के बारे में, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लुजेक लॉ। ठीक है, क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to temperature when volume and amount of a gas kept constant। ठीक है, pressure is directly proportional to the temperature when amount of a gas and volume kept constant। मेरे पास पहला रिलेशन आ गया था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा आया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब तीसरा रिलेशन मैं निकालने जा रहा हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम क्या क्या ज्यादा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। प्रेशर, आप सादी सी मिसाल देता हूँ। ठीक है, प्रेशर किसी भी चीज में किसी उसमें बढ़ता कैसे जाता है कि आप जब उस पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, आपने चाय बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप चाय बनाते हैं, आपने फ्लेम स्लो किया हुआ है, तो चाय पे कोई परेशानी नहीं होगी, आराम सुकून से बन रही है, टाइम देके वो बन जाएगी। लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया ना, तो वो फिर फौरन से जो है ना उसको उबालियां आना शुरू हो जाएंगे और वॉल ऑफ कंटेनर से वो टकराती जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम में तो फर्क पड़ा ही पड़ा, लेकिन प्रेशर में भी, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया इस कंटेनर का, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ऑलरेडी इसका प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया। इसके आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने एक दूसरे को और हकारत की नजर से देखने शुरू कर दिया, टकराना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ। भाई साहब आग आ रही है, आगे से हट जाओ। आग ने क्या किया? ऑलरेडी क्या चीज इंक्रीज कर दी? प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नहीं हुआ? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा भी है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। P इज इक्वल टू के टी, और के आपके पास कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू P बाय टी। सुने आप भी, P इज इक्वल टू K बाय टी। समझ आ गई बात की? K इज इक्वल टू P बाय टी। तो इसी तरह P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। तो दोनों का आंसर आपके पास सेम रहेगा। फिर बता रहा हूँ, वॉल ऑफ कंटेनर में अगर इधर 2 किलो गैस है तो यहाँ भी 2 किलो गैस प्रेस होके भी आई है। मैं प्रेशर बढ़ाऊं, मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, सर गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, गैस की क्वांटिटी ना तो इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ना प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज होगी। प्रेशर बढ़ाने से मैंने आपको बताया कि एक वाल्व, एक पाइप है आपके पास, डायमीटर उसका ज्यादा है। आपने देखा होगा सर्विस स्टेशन वाले क्या करते हैं, उसका डायमीटर कम कर देते हैं, जिससे उसकी जो है ना स्पीड तेज हो जाती है पानी की। ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल को रैंडमली मूव तो करा लेंगे, लेकिन गैस मॉलिक्यूल का ना तो वॉल्यूम ज्यादा कम होगा, ना ही और उस पर कोई फैक्टर पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। तो क्या है, तो P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय, ये गे लुजेक लॉ, ये आपके लिए एक नया लॉ था। आपने नौवीं में 2 ही लॉ पढ़े थे, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। तीसरा लॉ हमने गे लुजेक लॉ पढ़ लिया, और चौथे लॉ जिसका नाम है अवोगाड्रोस लॉ। लिखिएगा अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ की हेडिंग दे दें। वो लिखता है अवोगाड्रोस, आपने अवोगाड्रो नंबर पढ़ा था केमिस्ट्री में 6.022 के पार्ट 23। अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम
is directly proportional to amount of gas when temperature and pressure kept constant. Sir, volume is directly proportional to the amount of a gas. Volume is directly proportional to the amount of gas. सर यहाँ पे 2 किलो गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है, गैस और बढ़ाता जाऊंगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा, एन का मतलब अमाउंट ऑफ गैस 4 किलो गैस होगी, वॉल्यूम और इंक्रीज, 5 किलो गैस होगी, वॉल्यूम 6 किलो गैस होगी, 7 किलो गैस हुई, वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। सर प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। ये लॉ तब भी एप्लीकेबल है कि जब दो चीजें कांस्टेंट होंगी और दो चीजों का बिहेवियर जाना जाएगा। सारी चीजों को कांस्टेंट रख के फिर भी नहीं जाना जा सकता, इनमें से किसी एक को कांस्टेंट रखूंगा फिर भी दूसरी चीज का बिहेवियर नहीं जान सकता। वजह क्या है? वजह सुनिएगा, ये है कि अगर मैं बोलूँ ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और मैं सिर्फ कांस्टेंट रखूं किसको, प्रेशर को, टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखूं, वॉल्यूम गैस का मेरे पास वॉल्यूम कितना है, अमाउंट ऑफ गैस कितनी है, 2 किलो फॉर एग्जांपल, तो उसने ये 2 किलो गैस ने ये सारा वॉल्यूम घेरा हुआ है फॉर एग्जांपल, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या होगा, गैस पार्टिकल रेंडमली मूव होंगे एक दूसरे के साथ, तंग आ जाएंगे और तंग आके क्या होगा, ठीक हो गया। तो इसीलिए दो चीजों की बिहेवियर जानने के लिए दो चीजों को हमें कांस्टेंट लाजमी रखना पड़ता है। समझ आ गई बात की। तीसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक हो गया। आपके पास इसी के साथ जुड़ता मिलता टॉपिक है जिसका नाम आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या नाम है जी, आइडियल गैस। आइडियल नाम की चीज दुनिया में पाई नहीं जाती सर, मेरे सरकार आइडियल है, उनके अलावा कोई आइडियल नहीं, आइडियल नाम की चीज कोई भी नहीं होती, रियल गैस होती है। आइडियल बिहेवियर क्या हो सकता है कि गैस आपकी मर्जी से बिहेव करे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली इसी के साथ का टॉपिक क्लोज हो रहा है हमारा, जिसको हम जनरल गैस, कई लोग इसको जनरल गैस भी बोलते हैं, जनरल या आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ। तीनों लॉ हमने अभी पढ़ के आए। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दिस इज इक्वेशन नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है सर। लेफ्ट साइड पे सबके वॉल्यूम है, एक बार लिख लिया, राइट साइड पे जो चीजें वो लिख ली, एन टी बाई पी, राइट साइड पे यही बनेगा, वॉल्यूम 3 दफा था, लेफ्ट साइड पे एक दफा लिख लिया, राइट साइड पे 1 बाई पी, टी और एन, तो क्या आ जाएगा, एन और टी ऊपर आ जाएंगे, पी नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूंगा, v इज इक्वल टू, इसका क्या डालूंगा कांस्टेंट, कैपिटल आर, एन टी बाय पी, पी नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, PV is equal to nRT. This is called general gas equation या आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। बट आइडियलिटी के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स, जो आपके पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर है, वहाँ पे बताया जाएगा कि यार बेसिकली वॉन डेर वाल इक्वेशन आई क्यों थी। उसने कहा था कि आइडियल गैस इक्वेशन में गलतियाँ हैं, उन गलतियों को हमने कहाँ पे करेक्ट किया है, वॉन डेर वाल इक्वेशन में। तो बेसिकली जो तीन आपके पास लॉज हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ, इनके कॉम्बिनेशन का नाम जनरल गैस इक्वेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।